हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और ये आपकी इकनॉमिक्स की क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं, क्लास आपका 6 से लेकर के पूरा 12 तक का, 8 से, ठीक है, 6 से बोल रही हूँ, 8 से। तो हमने इसका एक पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो पहली क्लास है आपकी। आज आपकी सेकंड क्लास है, जिसमें हम राजस्व एवं राजकोषीय नीति घाटा से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आधे घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं देती हूँ, लेकिन अगर टॉपिक हमारा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर पहले ख़त्म हो जाएगा तो आधे घंटे से आपको कम का वीडियो मिलेगा, और अगर आप थोड़ा बड़ा होगा तो वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो वो आप एडजस्ट कर लो, 2x स्पीड पर चला लो, लेकिन कवर कर लो, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आपको पॉलिटिकल साइंस की भी इसी एनसीईआरटी सार की मैंने शुरू कर दी है। तो वो भी आपका एक फर्स्ट क्लास हो चुकी है, उसकी भी आज सेकंड क्लास है, तो आप देख सकते हैं उसे भी। इसके साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी सार का स्टार्ट कर दिया है। तो वन लाइनर है, फटाफट से कवर हो जाएगी। जितनी जल्दी हमारी बुक्स कवर हो जाएंगी हम दूसरी बुक को कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जब हमारा एग्ज़ाम पास आ जाएगा, यानी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो हम जो है ना इसका मॉडल टेस्ट पेपर भी लगाना शुरू कर देंगे। तो लास्ट में लिए मैंने मॉडल और टेस्ट पेपर बचा के रखे हैं, वो मैं आपको उस समय करवाऊँगी। तो मैं अभी जितना भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, जितना भी मैं रिवीजन करा सकती हूँ, जितना भी मैं पढ़ा सकती हूँ, मुझसे जितना हो सकेगा वो मैं दूंगी। तो अभी मैंने वन लाइनर से शुरू किया, हो सकता है थ्योरी बेस भी मैं आपको बुक कराऊं। तो ये पहले तो मैंने वन लाइनर से स्टार्ट किया है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं और आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया कि हम एक बार वन लाइनर पढ़ लेते हैं, और अगर थ्योरी वाली बुक अगर आप कहेंगे तो मैं थ्योरी वाली भी आपको करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारा सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। तो जैसे कि आपको पता है मैं एसएसटी ही करा रही हूँ, तो एसएसटी के आपके चारों सब्जेक्ट करा रही हूँ। तो चारों चीज़ें मैं पढ़ती हूँ और चारों ही आपको पढ़ा रही हूँ। हालाँकि आपको एग्ज़ाम में 2 ही सब्जेक्ट देने होते हैं, तो वो आप चूज़ कर लेगा आपको कौन सा सब्जेक्ट देना है, ठीक है। लेकिन मैं चारों को लेके चल रही हूँ। तो आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। तो जिसने भी जीआईसी के लिए भी फॉर्म भरा है तो एक सब्जेक्ट से भरा होगा, क्योंकि जीआईसी में हम एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें आपको जिस भी प्रवक्ता के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और साफ साफ सिलेबस में लिखा भी हुआ है कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो और बाकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी मैं आपको अलग से करवा रही हूँ। 6th क्लास की मैंने कंप्लीट करा दी है एसएसटी, और अब मैं 7th क्लास की एसएसटी कराऊंगी, और इसी तरह से मैं 12th क्लास तक कंप्लीट करा दूँगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, एक एक चैप्टर करके उठाऊँगी, फटाफट से मैं करा दूँगी। हो सकता है 2-2 चैप्टर भी करा दूँ, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप ना लें, वो मैं फटाफट से करा दूंगी। 6th क्लास कवर हो गया है, 7th क्लास शुरू हो जाएगा। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, इतनी बातें हो गई हमारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्व एवं राजकोषीय नीति घाटा। कल का वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को करिएगा, ठीक है। चलिए, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है किससे? तो ये क्वेश्चन कल वाले में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, ठीक है। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है जीएसटी से, ठीक है। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है ब्याज का भुगतान। राजस्व व्यय का एक उदाहरण है एक प्रिंटर की मरम्मत। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च आपकी करी जाती है, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाईवी रेड्डी। तो आपको बताना है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। एमपीसी के साथ एक सेकेंड, मैं बहुत फास्ट चलूँगी, ठीक है, तभी हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे, ठीक है। एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है निवेश गुणक। किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है संपत्ति कर। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक फर्म के द्वारा अर्जित लाभ कहलाता है असामान्य लाभ। एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मान सामान्यता 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। डैश में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन
आंदोलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्री रूपरेखा संबंधी विवरण। वह सरकारी संगठन जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों के द्वारा प्रमुख नियामक है वो है सेबी। ठीक है, वो प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्ति का जो दावा है वो सरकार से नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होता है जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। ठीक है, प्रथम प्राथमिक घाटे के बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सरकार की नीति है राजकोषीय नीति। सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए डैश सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो भाई सकल राजकोषीय घाटा हम कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सजग पूंजीगत प्राप्तियों का सूत्र लगाकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है राजस्व घाटा। तो ऋण की जो आवश्यकताएं हैं वो राजस्व घाटा जो है वो उसको बताता है सरकार की। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा 2016 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है राजस्व घाटा। राजस्व व्यय का उदाहरण है सरकारी कर्मचारियों का वेतन। विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान सहायता एक हिस्सा है राजस्व प्राप्ति का। ठीक है, डैश तब होती है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता या इसके लिए अभिप्रेरित नहीं होता। तो राजकोषीय तटस्थता तब होती है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है। ठीक है, सरकारी घाटे की करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। तो सरकारी घाटे को करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे की परिभाषा है कि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय घाटा भारत सरकार के डैश मंत्रालय से संबंधित है। तो भाई वित्तीय घाटा जो है वो वित्त मंत्रालय से आपका संबंधित होता है। ठीक है, सचिव राजस्व के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो राजस्व विभाग जो है पूर्ण निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है राजकोषीय नीति। नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में शामिल होता है राजकोषीय प्रोत्साहन। सरकारी खर्च के स्रोत हैं ऋण का विस्तार। यदि कोई भी देश व्यापार घाटे में है तो इसका मतलब होता है कि देश के घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, वह वक्र जो कर की दरों और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है वो लैफर वक्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है राज्यों को अनुदान। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आयकर से। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्ण रोजगार। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, भारत में सकल घरेलू बजटों का सर्वाधिक हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का है। ठीक है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी केलकर समिति ने। भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है मार्ग कर यानी कि टोल टैक्स। तो टोल टैक्स क्या भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? बताइएगा किसके द्वारा लगाया जाता है? मोडवेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर वैट से। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था कौलडार ने। वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट
में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया। भारत सरकार की आय के सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी 2019-20। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, जीएसटी 18%, निगम कर 18%, आयकर 17%। ठीक है। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है कौन? आयकर नहीं करता। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। मनोरंजन कर और राज्य कर, तो कौन लगाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्ष 2009 और 10 में संघ सरकार की कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा है निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। वर्तमान में जीएसटी 33% है। ठीक है, तो क्या 33% है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर भाई क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है आपका आयकर। आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है। वैट लगाया जाता है उत्पाद तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी 32%। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कितनी है? 42% है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। वर्ष 2009 और 10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन था निगम कर, जीएसटी निगम कर 2019-20। राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है निगम कर, तो निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आयकर छूट नहीं है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सैनवेट का संबंध है, तो सैनवेट का संबंध होता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई निगम कर से, वर्तमान जीएसटी से। निगम क्षेत्र की आय से संबंध नहीं है सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर का, केवल संघीय सरकार के लिए होता है सीमा शुल्क और निगम कर। एक कर समूह जो केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है। उत्पाद कर, आय पर उपकर और तटकर। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात है राजकोषीय घाटा का। प्रत्यक्ष कर है संपदा कर। ठीक है, तो संपदा कर आपका प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है वो कर जो संघ के द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ठीक है, 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था सामूहिक कर, वर्तमान में जीएसटी। स्मार्ट सिटी मिशन में वर्तमान में जीएसटी है, पर 2013-14 में क्या था सबसे ज़्यादा साधन, सबसे बड़ा स्रोत था आगम साधनों में, तो सामूहिक कर था। ठीक है, इस समय क्या है? जीएसटी है। सॉरी। स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा मलजल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वो है आपका संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है और इस उपकर की दर थी 0.50%। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज की अदायगी। भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू व्यय। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटे का। 2000 और 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया है 5.1% पर। वर्ष 2022-23 में 6.4% था। ठीक है, 1995-96 में केंद्र सरकार की आगाम आय में तटकर तथा उत्पाद कर का योगदान 42% है। वर्ष 2019-20 में 25% है। 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है ऊर्जा पर। 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया था जम्मू कश्मीर में। समयावधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है जीडीपी का 5.5%। वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 3.3%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 2009-10 तक केंद्र और राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए था 0%। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है आपका प्राथमिक घाटा। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो 49% कर दी गई है और वर्तमान में आपकी 74% है। ठीक है, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा होता है 30.5%।
14वें वित्त आयोग के अनुसार आपका 42% है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है, तो तटकर नहीं बांटती है, ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है करों का राज्य और केंद्र में बंटवारा करना। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय की राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है जनसंख्या पर। 14वें में भी आपका 50% था, ठीक है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि कितनी रही है, तो 2010 से 15 तक रही, ठीक है। 13वें वित्त आयोग पर केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संस्तुति की गई थी 32% की और 14वें में आपकी 4.2% की, ठीक है। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि संघ के द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा आपका 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। घाटे की वित्त व्यवस्था में राज्य व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं और इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वो विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपकी ये मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसका है, तो वित्त मंत्रालय का है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है 2007-8 में और वर्तमान में आपका 8.5%। वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही उनकी संख्या 114 थी। आयकर लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद है ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग के द्वारा ये प्रस्तावित है कि केंद्र और राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए, तो ये आपका 68% होना चाहिए था। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक की गई हैं 2003-4 में। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, उत्पादन कर था, और वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में आपका जीएसटी है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है चालू खाते के में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषित किया गया है 1994 से। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। सेवा कर क्या है, तो सेवा कर आपका प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है टोबिन टैक्स, ठीक है। वो कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते, तो वो आयात निर्यात कर एवं निगम कर होते हैं, ठीक है। मॉडरेट योजना का क्या उद्देश्य है, तो कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए मॉडरेट योजना जो है वो करी जाती है। एक अप्रत्यक्ष कर है, तो एक अप्रत्यक्ष कर आपका वस्तु और सेवा कर होगा। डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा 1% टीडीएस और उपहार कर भी होगा, जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता के द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर किया जाएगा। भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। बजट 2022 की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से होने वाली आय पर 30% का आयकर लगाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के जो आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ है, उस अधिनियम में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। किसके द्वारा, 101, ये इंपॉर्टेंट है आपका। वे पदार्थ जिसके लिए भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगेंगे, तो आपका तंबाकू और तंबाकू पदार्थ पर लगेंगे, ठीक है। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर तक पर पहुंचती है तो क्या होगा, तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर है निवल अप्रत्यक्ष कर का। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है आपका आयकर। किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय से। वित्त मंत्रालय ने निम्न के लिए फॉर्म 26AS नामक एक नया फॉर्म प्रस्तावित किया है जो कि करदाताओं से संबंधित है। बाद में मूल्यवर्धित कर लगाया गया है 2005 में। नेक्स्ट है, इस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है, तो निर्मित उत्पाद पर आपका उत्पाद शुल्क जो है वो लगाया जा सकता है। और ये क्या है भाई, तो ये टैक्स है। निम्न कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो माल और सेवा कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये कौन सा कर है ये आप बताएंगे। वस्तु और सेवा पर जीएसटी लागू नहीं होती, तो किस पर नहीं लागू हो रही है, तो भैया शराब पर जीएसटी जो है वो लागू नहीं होती है। निम्न कर को वस्तु और सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया, तो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इसमें आपका वस्तु और सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्न करों का समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबद्ध है उत्पाद कर, सीमा शुल्क और आपका आयकर। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है, तो भाई दर्शकों के द्वारा हम मनोरंजन कर का भुगतान करते हैं, ठीक है। तो जो
सिनेमा देखेगा वो मनोरंजन करेगा। नेक्स्ट, निम्न कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो जो प्रगामी कर है, प्रगामी कर प्रणाली जो है वो भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। सैंडविच संबंधित है, तो सैंडविच आपका उत्पाद शुल्क से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव पर पड़ता है, तो आय पर जो है प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। सीमा शुल्क सरकार की नीतियों का एक साधन है राजकोषीय। सीमा शुल्क सरकार की नीतियों का एक साधन है राजकोषीय। एक प्रत्यक्ष कर है आपका संपत्ति कर। भारत में निम्न एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आपका सरकारी राजस्व के स्रोत नहीं है। मूल्यवर्धित कर को लागू किया जाता है मूल्यवर। ठीक, नेक्स्ट है, ये कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई के द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। तो भाई प्रत्यक्ष कर को जो है पूरी तरह से इकाई के द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। जीएसटी के संबंध में तथ्य सही है कि जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। निम्न को पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कार्बन कर टैक्स जो है वो पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुगम कर आयकर से संबंधित है। वस्तु और सेवा कर लागू करने पर भारत एक सामान्य बाजार बन गया है। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिन्हें सम्मिलित रूप से वित्तीय नीति के रूप में जाना जाता है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो भाई जीएसटी परिषद में आपके 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद के द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर है आपकी 28%। भारत का प्रमुख राज्य कर है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है राजकोषीय घाटा। बात करते हैं सीमांत राजस्व है, तो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को हम सीमांत राजस्व कहते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजना, जिसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी हमारा ये वीडियो हुआ है सिर्फ 21 मिनट का। ठीक है, तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करा दिया आपको। तो मुद्रा और बैंकिंग वित्तीय समावेशन की ये योजना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने राष्ट्रीय आय बजट अपना कवर कर लिया है, राजस्व एवं राजकोषीय नीति घाटा कवर कर लिया है। अब हम मुद्रा एवं बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजना है अपने थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी अपनी थर्ड क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।